नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सारे साथी मेरे जुड़ जाएं, फटाफट से आ जाएंगे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका संविधान और मूल विधि की इस क्लास में। जल्दी से सारे भाई मेरे जुड़ जाएं, ठीक है। शब्दों के हेर फेर की कहानी चल रही है, शब्दों के से खेलना मैं आपको सिखा रहा हूं, शब्दों की जानकारियां दे रहा हूं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो नींव है, पूरा का पूरा बेस है, वो एकदम से मजबूत हो जाए। और आप लोग, मैंने जैसा कि कहा था, हम बुलेट की तरह चलेंगे। पहले धीरे 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 गर्म होंगे, और जैसे ही इंजन एक बार प्रॉपर गर्म हो गया ना, फिर ये बुलेट दौड़ेगी, फिर ये बुलेट दौड़ेगी। तो सारे साथी मेरे जुड़ जाएं, जल्दी से आ जाएं फटाफट से। रुखसार, राशीष, रवि, साक्षी, मधु, राज सैनी, अनुपम, सलमा जी, टोनी, कैसे हैं आप लोग? वर्मा जी नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैसे हैं सभी साथी मेरे? बढ़िया हो? सारे के सारे भाई जुड़ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। तो सारे साथियों से बस यही कहूंगा, फटाफट से मेरे साथियों, एक रिक्वेस्ट है। आज जो कुछ मैं करा रहा हूं उसे साथ की साथ रिवीजन में रखना, क्योंकि देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि डिसिप्लिन से मात खाता है बच्चा। डिसिप्लिन जिस बच्चे में अगर पैदा हो गया तो ऑनलाइन से बेहतर तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि आप घर बैठ करके अपने बेहतरीन से माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, एक शांत माहौल में, एकांत में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन अपने अंदर मेंटेन रखो। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम चलने वाले हैं, शानदार तरीके से चलेंगे। अभी शुरुआत में आराम से, फिर एक बार से जैसे ही फ्लो बना तो हम दौड़ने लगेंगे। ठीक है भाई। तो संविधान और राज्य व्यवस्था पर मैं आपकी बात कर रहा था। राधा गुप्ता जी बिल्कुल आ रहा है। संविधान और राज्य व्यवस्था यहीं चल रहे थे हम, बताइए एक बार। यहीं चल रहे थे संविधान और राज्य व्यवस्था। मैंने आपको राज्य व्यवस्था बता दिया था क्या होता है, ठीक है। संविधान और राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था, संविधान और राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। मैंने संविधान शब्द आपको बताया, मैंने राज्य व्यवस्था शब्द आपको बताया। मैंने बोला था कि भाई संविधान पर आधारित शासन या राजनीतिक व्यवस्था ही क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था कहलाती है। यहां तक की बात है क्लियर है? निशात जी, निशात भाई कैसे हैं? हिमांशु, हाँ जौनपुर वाले भैया, शीलू, कैसे हैं आप लोग? सारे साथी बढ़िया हो? ठीक है, तो सारे के सारे भाई जुड़ जाएंगे फटाफट से। संविधान और राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था लास्ट मैंने आपको समझाया था, कल ही मैंने उपनिवेश कॉलोनी समझाया था, प्रांत प्रोविंस बताया था, ठीक, और राज्य शब्द बताया था। यहां तक की ही कहानी हुई है। एक बार से थम्स अप कर देंगे सारे साथी, एक बार से थम्स अप कर देंगे। कॉलोनी उपनिवेश बता दिया था, प्रांत बता दिया था, प्रोविंस और स्टेट वर्ड की बात कर दी थी। फिर मैंने राज्य व्यवस्था आपको कह दिया था कि भाई संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था ही क्या है? राज्य व्यवस्था है। आज मैं थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाऊंगा और दो शब्द आपके सामने रखूंगा, दो शब्द आपके सामने में रखूंगा। ठीक है, सारे साथी जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं फटाफट। देखिए, ठीक है भाई। देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं साथियों, एक शब्द होता है जिसे आप लोग जानते हैं, इसे हम देश या कंट्री कहते हैं। देश कह लीजिए या कंट्री, देश कह लीजिए या मेरे साथियों कंट्री कह लीजिए। ठीक है, और एक दूसरा शब्द होता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्र या नेशन, राष्ट्र या नेशन। ठीक, राष्ट्र या नेशन। ठीक है भाई, राष्ट्र या नेशन, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर कैसे समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक एक चीज, एक एक टर्म क्लियर करूंगा।
देश की बात करें तो भाई मैंने आपके सामने मैप रखा और मैंने कहा कि बताओ भारत कहाँ है, आपने देख करके बता दिया तो ये सर ये ऐसे करके दिखाई दे रहा है, यही भारत है एशिया महाद्वीप के अंदर। प्रिया जी नहीं, लेट नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि देश मुझे बता सकते हो भारत कौन सा है, आपने कहा सर ये है, लेकिन क्या मुझे साथियों आप राष्ट्र बता सकते हो कहां है, राष्ट्र बता सकते हो कहां है। इसका मतलब पहला पॉइंट तो हमें यह आया कि देश को देखा जा सकता है, देश को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है का मतलब यानी कि देश होता है मेरे साथियों मूर्त रूप, मूर्त रूप, देश होता है मूर्त रूप। मूर्त रूप बोले तो सर टेंजिबल फॉर्म, टेंजिबल फॉर्म, ठीक है। देश का मतलब होता है टेंजिबल फॉर्म, जिसे देखा जा सकता है, जिसे क्या किया जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, देखा जा सकता, देखा जा सकता है, जिसे क्या कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं। लेकिन क्या मेरे साथियों आप नेशन को देख पाते हैं? अभी अपना दिमाग ना लगाएं, पहले मेरी बातों को सुने। एक भाई कह रहा नेशन राज्यों का संघ होता है, भाई सब कुछ साइड में रख दे भाई, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। प्रिया जी बिल्कुल नहीं निकली है, ठीक। नेशन की बात करें तो नेशन को मेरे साथियों आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक विचारधारा है, ये एक विचार है, ये एक सोच है, ठीक। कैसी सोच है? जहां लोगों का आपसी जुड़ाव होता है, जहां लोग फीलिंग्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। यानी सबसे पहली बात तो ये इनटेंजिबल होता है, अमूर्त रूप होता है, इसे आप देख नहीं सकते, ये इनटेंजिबल फॉर्म है, इनटेंजिबल फॉर्म, अमूर्त रूप। कैसा रूप है साथियों? अमूर्त रूप होता है। कैसा रूप होता है मेरे बाल को? अमूर्त रूप होता है, ठीक है। अमूर्त रूप होता है, इनटेंजिबल फॉर्म होती है। दूसरी बात, दूसरी बात मेरे भाइयों, देश के अंदर आपको क्या मिलता है? तो देश के अंदर तरह तरह की जाति होती है, जाति, कास्ट। देश के अंदर तरह तरह के रिलीजन होते हैं, देश के अंदर तरह तरह के क्या होते हैं? रिलीजन होते हैं। आप अपने भारत को ही देख सकते हैं, तरह तरह के धर्म के लोग रह रहे हैं, यानी कि कुल मिला के आपको डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है, डाइवर्सिटी मिलती है, विविधता मिलती है। क्या मिलती है साथी? विविधता मिलती है। क्या मिलती है? विविधता मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। देश के अंदर आपको क्या मिलती है? डाइवर्सिटी। इतना ही नहीं, देश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक सरकार मिलती है, यहां आपको सरकार मिलेगी, यानी कि कोई ना कोई शासन कर रहा होगा, कोई ना कोई शासन कर रहा होगा, बोले तो गवर्नमेंट होगी। क्या होगी साथियों? गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट होगी। और देश के अंदर कहीं ना कहीं आपको सेना मिलेगी, सेना मिलेगी, डिफेंस मिलेगी, सुरक्षा के लिए डिफेंस मिलेगी। इसका मतलब है मैं कुल मिला के देश को अगर एक लाइन में कहूं तो भैया ये होता है आपकी राजनीतिक विचारधारा, ये राजनीतिक विचारधारा होता है, राजनीतिक विचारधारा। एक एक शब्द को क्लियर करूंगा, परेशान ना होना। राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्या है साथियों? ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? राजनीतिक विचारधारा, ठीक। विकास भाई पिछले सालों के क्वेश्चन लगाएंगे ना, तब जानेंगे बाबू। 2017 वाले के क्वेश्चन लगाओ, पहचान जाओगे पेपर का लेवल क्या होता है। मैंने कहा था ना 0 to 100 लेके जाऊंगा, 0 to 100 आपको इस लायक बनाऊंगा कि 24 अगर क्वेश्चन आते हैं, 23, 24, 25 पॉलिटी और संविधान मूल विधि मिला करके आप 24, 25 सारे करके आओ, सारे। तो सुनना मेरी बात को, देश एक राजनीतिक विचारधारा है। कैसे? मान लो कि आपने अपने से जुड़ी जनता को कहा कि भाई मैंने मैंने एक द्वीप खरीदा है, एक आइलैंड खरीदा है, चलो वहां पर चलते हैं। और उन लोगों को डिपार्टमेंट बांट दिए, अपनी सरकार बना ली, अपनी सरकार बना ली, शासन करने लग गए, सेना भी रख ली, और तरह तरह की जाति, तरह तरह के धर्म के लोग हैं, आपने खुद का देश बना लिया।
आपने खुद का क्या बना लिया, देश बना लिया, यानी देश को देखा जा सकता है। निशात, देश को देखा जा सकता है, देश का मतलब होता है ये आपका टेंजिबल है और ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। आप वहां शासन चला रहे हैं, ये एक राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन नेशन की बात करें तो नेशन की बात करें मेरे साथियों, ये आपका क्या होता है, ये कैसा कंसेप्ट है, ये होता है आपका कल्चरल ट्रेडिशनल एंड इमोशनल कंसेप्ट ठीक है भाई। एंड इमोशनल कंसेप्ट हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कह देंगे इसको कि मेरे साथियों सांस्कृतिक पारंपरिक और भावनात्मक विचारधारा। ठीक, यानी कि मतलब इतना सा है कि लोगों का आपसी विचार अगर मिल रहा है, अगर लोगों के बीच में सिंपल भाषा में कहूं भाईचारा है, लोग जुड़े हुए हैं, चाहे अपनी परंपराओं के माध्यम से, चाहे अपनी संस्कृति के माध्यम से, या चाहे फीलिंग्स के माध्यम से, अगर लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो साथियों वो एक क्या होता है, राष्ट्र होता है। क्या होता है, राष्ट्र होता है। सर कहने का मतलब है सीधी भाषा में, अगर लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उसे राष्ट्र कहेंगे। जी हां मेरे साथियों, आप बिल्कुल कहेंगे। इसका मतलब होता है कि भैया राष्ट्रीय की भावना का विकास होता है। अगर आपने कहीं पे जमीन ले ली, तरह तरह की जनसंख्या ले गए, सरकार बना ली, सेना भी रख के बैठ गए, तो आप देश तो बना लिए हो, लेकिन आपका देश कभी राष्ट्र नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उनके अंदर जब तक आपसी जुड़ाव नहीं पैदा होगा, जब तक आपसी भाईचारे की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक आप देश ही बने रहेंगे, राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। और राष्ट्र के लिए एक बात और बताऊं, राष्ट्र की कोई डिफेंस नहीं होती, राष्ट्र की कोई सेना नहीं होती, राष्ट्र की कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, राष्ट्र की कोई गवर्नमेंट नहीं होती। इसका मतलब है सर ये तो केवल सोच है। ये क्या है? ये तो केवल सोच है निशात बेगम जी, ठीक है, ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है कि भैया लोग आपस में जुड़े हुए हैं, यूनिटी है, तो भैया ये नेशन है। सर इसका मतलब थोड़ा सा और क्लियर करें। जी हां बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। मेरे साथियों यूएसए का नाम सुना होगा आपने। यूएसए को जब 1789 के समय पर आजादी मिली तो भैया यूएसए जो बना, ये 50 स्टेट हुआ करते थे, इसमें 50 छोटे छोटे देश हुआ करते थे, 50 छोटे छोटे नेशन हुआ करते थे, ठीक है, 50 छोटे छोटे नेशन। और उन्होंने आपस में कहा कि हम यूनाइट होकर के क्या करते हैं, अपनी एक सरकार बनाते हैं, अपनी एक सेना रखते हैं। तरह तरह की जाति व्यवस्था उनके यहां पर भी है, तरह तरह के रिलीजन के लोग भी उन 50 जगह पर रह रहे थे, ठीक। लेकिन उन्होंने एक क्या बनाया, ज्वाइंट होकर के देश बना लिया, एक राजनीतिक व्यवस्था तैयार कर ली। लेकिन वो 50 नेशन आपस में अलग अलग हैं, उनकी परंपराएं अलग अलग हैं, उनकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, वो आपस में फीलिंग्स के माध्यम से भी अलग अलग हैं। जैसे आप देख सकते हो, इंग्लैंड की बात करूं मैं, जिसे आप ब्रिटेन कहते हो, ब्रिटेन में इंग्लैंड भी आता है, ब्रिटेन में वेल्स भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है और नॉर्थ आयरलैंड भी आता है। अब ब्रिटेन को अगर देखें आप, तो ब्रिटेन बेटा एक क्या है, एक कंट्री है, एक देश है, तो राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के बना दिया है। लेकिन जो उसके 4 अंदर क्षेत्र हैं वो नेशन है, वो आपस में अलग अलग कंसेप्ट को फील करते हैं, उनके इमोशन आपस में अलग अलग हैं, ठीक। इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं, आपके स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? ऐसे ही मेरे साथियों बी आर अंबेडकर ने एक कथन कहा था, बी आर अंबेडकर ने एक कथन कहा था, जब हमारे यहां पर अंतरिम सरकारें बनी, आप में से बहुत से लोग पॉलिटी पढ़े हुए हैं, पढ़े होंगे अंतरिम सरकार, तो जो आजादी से पहले की अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, उसमें मुस्लिम लीग पार्टी के लोग भी थे। कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग विभाजन चाहती थी। तो बी आर अंबेडकर ने एक कथन कहा है कि ये एक देश की सरकार है, जो देश कौन है? भारत है। जो देश कौन है? भारत है। लेकिन उसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, दो राष्ट्र चला रहे हैं, एक राष्ट्र मुस्लिम लीग, दूसरा राष्ट्र कांग्रेस। सर इसका मतलब है एक देश में अनेकों राष्ट्र हो सकते हैं क्या? क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, क्या एक देश के अंदर अनेकों राष्ट्र हो सकते हैं? क्या एक देश के अंदर अनेकों राष्ट्र हो सकते हैं? मुझे बोलिए हां या ना। क्या एक देश के अंदर अनेकों राष्ट्र हो सकते हैं? इज देयर मैनी नेशंस फाउंड इन एनी कंट्री? क्या किसी देश में कई राष्ट्र मिल सकते हैं? बोलिए। अगर मान लीजिए मेरा धर्म हिंदू है और मेरा हिंदुओं से लगाव ज्यादा है, मैं और किसी रिलीजन से अगर कटता हूं, या मेरा रिलीजन मुस्लिम है, मैं तो मुसलमानों का पक्षधर हूं और किसी से कटने लगता हूं। जैनी हूं, मैं जैनियों से साथ में मेलजोल रखता हूं, लेकिन औरों से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे साथियों ये व्यवस्था जो है, ये लोगों का जो आपसी जुड़ाव पैदा कर रही है, यही तो राष्ट्र है, यही तो राष्ट्र है। इसका मतलब ही है कि एक देश के अंदर अनेकों राष्ट्र हो सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपसे कथन में पूछे जाते हैं। इस पॉइंट को खास लिख लेना मेरे साथियों, इस पॉइंट को खास लिख लेना कि एक देश के अंदर, एक देश के अंदर, एक देश के अंदर अनेक राष्ट्र, एक देश के अंदर अनेक राष्ट्र हो सकते हैं, अनेक राष्ट्र हो सकते हैं, अनेक राष्ट्र हो सकते हैं। एक देश के अंदर अनेक राष्ट्र हो सकते हैं, ठीक। देयर इज मैनी नेशन, देयर इज मैनी नेशन, मैनी नेशन, देयर इज अ नंबर ऑफ नेशन, ऐसे लिखिए, अ नंबर ऑफ नेशन, नेशन फाउंड, फाउंड इन अ कंट्री, इन अ कंट्री। बड़ी ही प्यारी लाइन है साथियों। अगर आपके देश के अंदर की जो जनसंख्या है उनमें कई गुट ऐसे बने हुए हैं, कई ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो आपस में नफरत करते हैं लेकिन अपने ग्रुपों में प्यार करते हैं, तो भैया एक से ज्यादा नेशन हो सकते हैं। शिवम कनौजिया जी कह रहे हैं सर फिर क्यों कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन? मेरे साथियों यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। भारत की लगभग लगभग 80% से ज्यादा जनसंख्या हिंदू है, ठीक, हिंदू है। और जब बात हिंदुत्व की आती है तो पूरा हिंदू एक हो जाता है, ठीक है ना, पूरा हिंदू। और धर्म को भी अगर आप साइड रख दें, कल्चर को पकड़ लें, तो पूरे भारत का कल्चर एक जैसा है। यही टी शर्ट मैंने पहना है, यही टी शर्ट एक मुस्लिम व्यक्ति पहनता है, यही टी शर्ट एक जैनी पहनता है, एक क्या कहते हैं सिख पहनता है, पारसी पहनता है। वही जीन्स, वही पैंट, वही कपड़े, वही धोती महिलाएं पहनती हैं, वही साड़ी पहनती हैं, वही सलवार सूट चलता है। तो भैया भारत का कल्चर लगभग एक जैसा है, एक जैसा। तो इंडिया एक नेशन है। इंडिया एक क्या है? नेशन है। जी प्रिया जी, इंडिया एक क्या है? नेशन है, ठीक। इंडिया एक क्या है? नेशन। तो ये बात क्लियर हुई कि एक देश के अंदर अनेक राष्ट्र बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या आपस में विचारधारा मैच नहीं खा रही। एक जैसी विचारधारा के 1000 लोग, दूसरी विचारधारा के 1000 लोग, तीसरी विचारधारा के 1000 लोग, चौथी विचारधारा के 1000 लोग, तो भैया वो आपस में नेशन बन गए। ना तो उनके पास आर्मी है, डिफेंस है, ना उनके पास सरकार है, लेकिन यूनिटी है, आपस में यूनिटी है। तो कई सारे नेशन हो सकते हैं एक देश के अंदर, ठीक। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल काम करेगा मुन्ना चौरसिया। आइए अब ये शब्द आपकी समझ में आया तो नए शब्द की तरफ चलता हूं। एक शब्द आता है मेरे साथियों जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बोले तो संविधानवाद। कौन सा वाद? संविधानवाद। संविधानवाद। कौन सा वाद साथियों? संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हम यहां करने आए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए आप विचार कीजिए, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। जैसे मान लीजिए मैं कुमार एडुटेनमेंट में पढ़ा रहा हूं और यहां पर मैं अगर इस तरह की हरकतें करूं, जैसे कोई मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूं और कहूं कि भैया इधर भी एक जैसा निशान बना दो, एक जैसा निशान बना दो। ठीक, तो इधर इधर मैं किसके जैसा काम कर रहा हूं? आप कहेंगे सर आप तो महात्मा गांधी की तरह कर रहे हैं। वैसे तो महात्मा गांधी किया करते थे। तो जी हां साथियों, मुझे लोग क्या कहने लगेंगे कि मैं गांधीवादी हूं। अगर सत्य बोलता हूं, अहिंसा का मार्ग अपनाता हूं, ठीक है ना, नॉन वायलेंस और साथ में ट्रुथ, इसी पॉलिसी पर चलता हूं, तो लोग कहेंगे मैं गांधीवादी हूं। यानी गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करने वाला गांधीवादी होता है। गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करने वाला गांधीवादी। ठीक उसी प्रकार अगर मैंने कहा परिवार में दादाजी हैं, दादाजी ने कह दिया ये काम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, घर के लिए नियम कानून बना दिए, अब बाकी के घर वाले उसे फॉलो कर रहे हैं, बाकी के घर वाले उन नियम कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे साथियों उस घर के अंदर संविधानवाद होगा। क्योंकि संविधान क्या होता है? नियम कानूनों का गुच्छा। और सारे के सारे लोग अगर उसी नियम कानून पर चल रहे हैं तो वो संविधानवादी हुए कि नहीं हुए? जी हां सर। इसका मतलब है सबसे पहली बात वही कि संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था, संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था, शासन या राजनीतिक व्यवस्था, शासन कह लो या राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है भाई, संविधान पर आधारित शासन या राजनीतिक व्यवस्था। और इसी को साथियों अंग्रेजी में क्या कह देंगे हम कि भाई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जहां पर शासन किसके अकॉर्डिंग चलेगा? संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। जहां शासन किसके अकॉर्डिंग चलेगा? संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। और संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा यानी घर परिवार के लोग दादाजी के बनाए नियमों को फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि दादाजी के नियम सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर, कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। बोले तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है साथियों, सबसे ऊपर कौन होगा? सर संविधान होगा। कौन होगा? संविधान होगा। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। और कोई मेरे साथियों, अगर संविधान सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर होगा, तो मेरे भाई लोगों एक चीज सोच के देखो, सभी लोग संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? सभी लोग संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? जी हां सर, बिल्कुल करेंगे। और क्या लिख सकते हो आप? संविधानवाद का मतलब और क्या हो सकता है? मैंने कहा था संविधान सबसे ऊपर विधि है, सर्वोच्च विधि। शायद आपको याद हो कि सर्वोच्च विधि है ये दादाजी के नियम कानून, सबको मानने ही हैं। और जब घर का शासन इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो इसी को कहते हैं विधि या कानून का शासन। क्योंकि संविधान को मैंने क्या कहा था? सर्वोच्च विधि कहा था, तो इसी को मैं कहूंगा विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। या आप आर्टिकल 14 आपने पढ़ा हो फंडामेंटल राइट में, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। क्या वीडियो रुक गई है? एक बच्चा कह रहा है वीडियो रुक गई है। क्या वास्तव में वीडियो रुक गया? एक बार बोले, क्या वास्तव में वीडियो रुक गया है? ठीक,
क्या वास्तव में वीडियो रुक गया है? नहीं नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा भाई संविधान सर्वोच्च विधि है और इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है शासन, तो मैं कहूंगा भैया रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन चल रहा है। सोच के देखिए कि यहां पर संविधान के आदर्शों को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। संविधान के आदर्शों का पालन, संविधान के आदर्शों का क्या किया जाता है बाबू, पालन किया जाता है। यानी पूरी तरह से आप जब संविधान पर चल रहे हो तो मैं ये कह सकता हूं कि संविधान के आदर्शों का क्या किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है। हर एक चीज आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक, सारी के सारे कानून जो बना रहे हैं वो किसके हिसाब से बना रहे हैं, संविधान के हिसाब से बना रहे हैं। लोगों के मौलिक अधिकारों की आप रक्षा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सीमित सरकार, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कि साथियों नो ऑटोक्रेसी, नो ऑटोक्रेसी। बोले तो तानाशाही नहीं होगी। क्या नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगा। नो ऑटोक्रेसी लिख लेना, नो ऑटोक्रेसी, नो ऑटोक्रेसी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। क्या आपकी सरकार तानाशाही करती है, क्या मनमानी करती है? ऐसा तो नहीं है। एक सीमित सरकार है, एक पाबंदियों से युक्त सरकार है। आपने सरकार पर प्रतिबंध भी लगाए हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सरकार अगर कोई कानून बनवाना चाहती है तो पार्लियामेंट के अंदर उसे दोनों हाउस से पास होना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। सरकार ऐसा नहीं है कि मन चाहा कोई एक्ट बनवा दे, और बना भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू करता है और कानून का मोटिव खराब होने पर, उद्देश्य गलत होने पर उसे खत्म भी कर देता है। यानी सरकार कोई तानाशाह वाली नहीं है हमारे यहां। हमारे यहां कैसी है, सीमित सरकार है। ये शायद एक, जिस बच्चे ने पहली क्लास देखी है, मेरी पहली क्लास देखी है जिसमें मैंने क्वेश्चन दिखाए थे, क्वेश्चन दिखाए थे, आपको एक एक चीज क्लियर होती जा रही होगी। मैंने इसीलिए कहा था मैं इसी प्रकार की पॉलिटी आपको पढ़ाने यहां पर आया हूं। ये वो पॉलिटी नहीं है जो आप पहले सब जगह पढ़े आप कि आर्टिकल 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 रट्टाफिकेशन करा दिया, हो गया, खत्म। साथियों एक क्वेश्चन का जिक्र किया था मैंने कि संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। उसमें एक ऑप्शन में लिखा था सीमित सरकार। मैंने कहा था सारे शब्द पढ़ लोगे आप, सारे शब्द। ये देखो ये शब्द आ गया। सीमित सरकार का मतलब है कि लिमिट के अंदर रह करके काम करना है, तानाशाही नहीं करनी है, तानाशाही नहीं चलेगी। आप पर भी पाबंदियां हैं, कुछ गलत नहीं कर सकते हो आप। क्लियर है? तो यही है मेरे साथियों संविधानवाद, यानी संविधान की बातों को पूरी तरह से पालन करते हुए काम करना संविधानवाद है। इसे सबसे ऊपर मानना, इसके आदर्शों को मानना, ठीक, विधि का शासन, क्योंकि ये विधि है, सारे कानून इसी के अकॉर्डिंग बनाना, यही संविधानवाद है। अब सोच के देखिए, क्या भारत में संविधानवाद है? क्या भारत में संविधानवाद है? सर संविधान के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। अगर ये रास्ते में आता है तो बदलाव कर लेते हैं, लेकिन करते इसके अकॉर्डिंग ही है। तो भाई संविधानवाद है कि नहीं? जी हां सर, बिल्कुल है। इसके आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं हम। सीमित सरकार है हमारे पास, तानाशाही वाली नहीं है। विधि का शासन, कानून के जरिए सब काम होता है, सबसे ऊपर भी यही है, और इसी के अकॉर्डिंग शासन पद्धति भी चलाई जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी कानून को खारिज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन बिल्कुल कर सकता है। ठीक, अब मेरी बात सुने, जैसे अभी वक्फ कानून चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई हैं, इसे खारिज करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये कानून गलत है तो वो कर देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सही है तो भूल जाओ, फिर तो सही है।
ठीक। अब मेरी बात एक और सुने, हमारा जो संविधान है ये कहीं ना कहीं सरकार को सीमित बना रहा है। इसका मतलब है कि सरकार नागरिकों के अधिकार नहीं छीन सकती, नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये हितकारी शासन व्यवस्था बनाना चाहता है। कैसी व्यवस्था? हितकारी, पब्लिक वेलफेयर सिस्टम बनाता है। कैसा सिस्टम? हितकारी शासन व्यवस्था या लोक हितकारी, लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था। ये कहता है भैया कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था। ठीक, लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था बोले तो पब्लिक वेलफेयर रूल सिस्टम, पब्लिक वेलफेयर रूल सिस्टम। ठीक है भाई, लोक हितकारी शासन व्यवस्था, पब्लिक के हित के लिए ही काम करना है आपको। तो ये सारे पॉइंट होते हैं संविधानवाद। और आप कहें भारत में संविधानवाद है? जी हां, बिल्कुल है। तानाशाही नहीं है। तानाशाही देखनी है तो देखिए, एक प्रश्न आता है, क्या किसी देश में अगर संविधान है तो क्या जरूरी होगा संविधानवाद भी हो? क्वेश्चन आपके लिए है, फिर बोल रहा हूं, इफ देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन देन इज इट मैंडेटरी कि वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फाउंड? क्या किसी देश में अगर संविधान है तो जरूरी है वहां संविधानवाद हो? बताएंगे। क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर किसी देश में संविधान है तो क्या जरूरी है वहां संविधानवाद हो? क्या किसी देश में अगर संविधान है तो जरूरी है क्या वहां संविधानवाद हो? साक्षी जी कह रही हैं यस। वाह, यानी सब खराब कर दिया मेरा समझाना, सब खराब हो गया। राधा जी ने भी कहा है यस। मेरे साथियों, चाइना में संविधान है, चाइना में संविधान है, लेकिन जरा चाइना की स्थिति निकाल के देखिए। कभी भी किसी को उठा करके जेल में डाल देते हैं, कभी भी किसी को भी बंद कर देते हैं, कभी भी किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है, बीच चौराहे पर और मारा जाता है। ठीक, उत्तरी कोरिया को देखिए, वो डोमिनोज का बर्गर, किम जोंग, संविधान तो उसके यहां पर भी है, संविधान तो उसके यहां पर भी है, लेकिन अगर भाषण देते वक्त कोई हंस भी गया उसे मौत की सजा मिलती है। बोलने तक की आपको स्वतंत्रता नहीं है, और चीजें तो छोड़िए। ये संविधानवाद है आपके यहां? संविधानवाद कहोगे इसे? संविधान तो बना लिए हैं, लेकिन संविधानवाद का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। संविधान, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में कोई सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती। उससे पहले वहां की आर्मी आती है और प्रधानमंत्री से कहती है, चचा, ए चचा, उठो उठो उठो, हो गया सरकार आपका समाप्त, अब देश हम चलाएंगे 5-6 महीना। हर बार यही नौटंकी होता है पाकिस्तान में, हर बार यही नौटंकी होता है। संविधानवाद है ये संविधानवाद है। बताइए, इसे संविधानवाद कहेंगे आप? इसका मतलब हुआ कि संविधान बना लेना, नियम कानून बना लेना संविधानवाद नहीं हो जाता। दादाजी ने नियम कानून बनाए, घर के ये नियम कानून होंगे, लेकिन एक नालायक घर में है जो दादाजी के नियम कानूनों को फॉलो नहीं करता। उसने कहा मैं तो अपनी चलाऊंगा। दादा कौन है? हु इज दादा? आई एम दादा। तो भैया ये संविधानवाद हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि अगर किसी देश में, यदि किसी देश में संविधान है, यदि किसी देश में संविधान है तो आवश्यक नहीं, तो यह आवश्यक नहीं कि वहां संविधानवाद भी हो। तो यह आवश्यक नहीं कि वहां
संविधानवाद भी हो, कि वहां संविधानवाद भी हो, क्या भी हो, संविधानवाद भी हो, संविधानवाद भी हो, क्या भी हो साथियों, संविधानवाद भी हो। परेशान ना होना, क्लास बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल ही चलेगा भाई। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी, it is not mandatory that if there is constitution in a country, in a country, then the constitutionalism also found। ठीक है भैया, अगर संविधान बना लिया है तो जरूरी नहीं कि संविधानवाद हो ही। संविधानवाद का मतलब है कि उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसकी बताई बातों को फॉलो किया जाए, फॉलो किया जाए। सर इसमें संविधान की क्या गलती, जब लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो गलती नहीं है टोनी। मैं गलती सलती की बातें नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने गांधी जी की यहां फोटो लगाई है, गांधी जी की पूजा करता हूं, लोग सोचते हैं गांधीवादी होगा, तो गांधी की पूजा करता हूं, लेकिन अगर कोई ससुर सामने दिख गया तो एक चटाक से देता हूं। भगत सिंह वाले गुण हैं, पूजा गांधी की कर रहा हूं, तो फोटो लगा लेने से कोई गांधीवादी नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार संविधान बना लेने से संविधानवादी नहीं हो जाएगा। समझ में आया? संविधान की बातों को फॉलो करने से संविधानवादी बनेगा। क्लियर बात समझ में आई? आई तो बोलिए जल्दी से, आई कि नहीं आई? पल्ले पड़ रहा है पॉलिटी, पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ना चाहिए। पल्ले नहीं पड़ा तो बहुत दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा। बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है भाई, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, अब चीजों का आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं, और आपने देखा कि राज्य व्यवस्था मैंने आपको एकदम से क्लियर कर दी है, पॉलिटी मैंने आपको एकदम से ये शब्द क्लियर कर दिया है। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, परेशानी किसी भाई को नहीं होगी। ठीक, अब इसमें और आगे चलते हैं और बेसिक बातें आपको फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बताता हूं। मेरे साथियों, राज्य व्यवस्था क्या थी? तो संविधान पर आधारित, आप कहेंगे सर संविधान पर आधारित, संविधान पर आधारित, संविधान पर आधारित शासन, शासन या राजनीतिक व्यवस्था, या राजनीतिक व्यवस्था, संविधान पर आधारित शासन या राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, और ये जो शासन या राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक, रूल और पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इतना सा है कि भाई राज्य व्यवस्था की तो ये परिभाषा आपको बता दी, लेकिन यहां पर जो राजनीति की जा रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था चलाई जा रही है, शासन चलाया जा रहा है, वो कौन चलाती है? वो कौन चलाती है? सर वो तो सरकार चलाती है। कौन चलाती है? सरकार चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। और गवर्नमेंट से ही हम हिंदी में कह देते हैं सरकार, और गवर्नमेंट से ही, क्योंकि रूल यही कर रही है तो इसी से कह देते हैं शासन, शासन। ठीक है,
गवर्नमेंट कह लीजिए, सरकार कह लीजिए या शासन कह लीजिए। और बाबू जब कोई चीज आपको संभालनी होती है तो आपके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? चैलेंजेस आते हैं। ये रट्टाफिकेशन वाली पॉलिटी नहीं है, ठीक है, ये समझने वाली पॉलिटी है। चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस आपके सामने क्या आते हैं? चैलेंजेस आते हैं। क्या आते हैं साथी? चैलेंजेस आते हैं। और चैलेंजेस कैसे आते हैं? जैसे एक घर को पे आइए, फिर दोबारा मैं घर पहुंचता हूं। दादाजी की उम्र हो गई है, दादाजी हो गए 85-90 साल के। दादाजी को लग रहा है अब खटिया पकड़ने का दिन आ गया है, अब तो ज्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। तो आगे घर के लिए नियम कानून कौन बनाएगा? आगे घर के लिए नियम कानून कौन बनाएगा? पहली समस्या। दूसरी समस्या कि जब मैं नहीं रहूंगा तो कौन उन नियम कानूनों को घर में चलवाएगा, यानी लागू करवाएगा। जैसे मान लो एक बालक का फिजिकल है, दौड़ लगानी है। दादाजी ने कहा सुबह दौड़ेगा तू रोज, हाँ दौड़ेगा, 5 बजे उठ के दौड़ेगा, 10 किलोमीटर दौड़ेगा रोज तू। लेकिन बबुआ नहीं उठता है। दादाजी ने तो नियम बना दिया, बबुआ नहीं उठ रहा है। तो दादाजी ने एक चचा से कह दिया, ए बिटुआ, ई बुड़बक को सुबह 5 बजे उठाओ और ई के साथ दौड़ने जाओ, इसको दौड़वाना है, फिजिकल क्लियर कराना है इसका। तो दादाजी ने किसी की नियुक्ति कर दी, पिताजी की, चचा की, कि भैया इससे दौड़वाइए, कानूनों को संभालने वाला व्यक्ति। और तीसरी बात, दादाजी के दिमाग में एक और चुनौती है। कौन सी चुनौती है सर? कि अगर पापा ताऊ में झगड़ा हो गया, या फिर मम्मी ताई चाची में झगड़ा हो गया, या दादा का ही अपनी बुढ़िया से यानी कि अपनी मिसेस से झगड़ा हो गया, दादी से झगड़ा हो गया, तो झगड़े का निपटारा कौन करेगा? कौन सुलह कराएगा? कौन डिसीजन देगा? कौन निर्णय देगा? ये समस्या दादा के दिमाग में है। और वो दादा है सरकार। सरकार के सामने चीजें हैं कि भैया 3 तरह की चुनौतियां आने वाली हैं, 3 तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। हर चीज के बारे में बैकग्राउंड से तलाशता हुआ ले चल रहा हूं आपको, पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्रिस्टल क्लियर कराता हुआ ले चल रहा हूं, ठीक है। आप इन्हें रट्टाफिकेशन के माध्यम से याद करते थे, अब चीजों को समझना सीखो, चीजों को समझना सीखो। 3 चुनौतियां कौन सी हैं? 3 चुनौतियां। पहला, विधि, विधि को कानून भी कहते हैं, का निर्माण, विधि का निर्माण, विधि का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कि भैया कानून कौन बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ लॉ, ठीक। दूसरी चुनौती, दूसरी चुनौती है विधि को लागू कौन करेगा? इंप्लीमेंट ऑफ लॉ, विधि को लागू करना, यानी कौन विधि के अनुसार कार्य कराएगा? विधि को लागू करना किसकी जिम्मेदारी होगी? कि बबुआ को दौड़ाओ, फिजिकल क्लियर कराना है, विधि को लागू करना, इंप्लीमेंटेशन लॉ ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और साथियों तीसरी बात, तीसरी बात, झगड़ों का निपटारा कौन करेगा भैया? झगड़ों का, आपसी झगड़ों का निपटारा। किसी राज्य का किसी राज्य से विवाद हो गया, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से विवाद हो गया, तो ये जो आपसी झगड़े हो रहे हैं इनका निपटारा कौन करेगा? आपसी झगड़ों का निपटारा, आपसी झगड़ों का निपटारा, रिजॉल्विंग द, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, ठीक है। किसी राज्य सरकार का किसी दूसरी राज्य सरकार से विवाद हो गया, यूपी सरकार का केंद्र सरकार से विवाद हो गया, कौन सॉल्व करेगा? तो यहीं पर साथियों, यहीं पर इन्हीं चुनौतियों के निपटारे के लिए, इन्हीं चुनौतियों के निपटारे के लिए 3 चीजें हैं।
विधि कौन बनाएगा? इसी को कहते हैं आप विधायिका। कौन बनाएगा? विधायिका। कौन बनाएगा? विधायिका। विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहते हैं। व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका व्यवस्था बनाने वाली संस्था होती है व्यवस्थापिका। इसी को ही क्या भी कहते हैं मेरे साथियों? इसी को बोला जाएगा विधानमंडल। विधि बनाने वाले लोगों की टीम बोले तो विधानमंडल। विधानमंडल। इंग्लिश में तो सीधा सीधा क्या कह देते हैं? लेजिस्लेचर। क्या कह देते हैं? लेजिस्लेचर। देखो दिमाग को एकदम से खोल के रखना। आपने सुना होगा ये विधायिका, लेकिन विधायिका का ही दूसरा नाम है व्यवस्थापिका और एक और नाम है विधानमंडल। ये भी याद रखना। लागू कराने की जिम्मेदारी किसको दी है? तो भैया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बोले तो कार्यपालिका। कार्यपालिका। और साथियों झगड़ों को निपटाने की किसकी जिम्मेदारी है? झगड़ों को निपटाने की किसकी जिम्मेदारी है? तो जुडिशरी। जुडिशियरी बोले तो न्यायपालिका। कौन सी पालिका? न्यायपालिका। कौन सी पालिका साथियों? न्यायपालिका। ठीक है भैया, न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ये जो तीन चुनौतियां हैं, ये जो तीन चुनौतियां हैं, इन्हीं को आप रट्टाफिकेशन मारते थे शासन के अंग। क्यों बने हैं समझ में आया? क्यों बने हैं समझ में आया? क्यों बने हैं पार्ट्स ऑफ रूल समझ में आया? बोलो जल्दी से। क्यों बने हैं पार्ट्स ऑफ रूल? शासन के अंग। कि भैया कानून बनाने का काम एक टीम का है, लागू कराना एक दूसरी टीम का है, और विवादों को निपटाना किसी तीसरी टीम का काम है। और एक बात और, शासन के अंग कह लो या इन्हीं को कहते हैं शासन के पिलर, शासन के स्तंभ भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? शासन के स्तंभ। शासन के स्तंभ। ठीक है, कितने हैं? तीन हैं। पिलर ऑफ रूल। पिलर ऑफ रूल। शासन के स्तंभ कितने हैं साथियों? तो तीन होते हैं, याद रखना। और एक नोट डाल के कहीं पे लिखना, नोट डाल के। एक फोर्थ पिलर और होता है। एक फोर्थ पिलर भी होता है, चौथा स्तंभ भी होता है। एक चौथा स्तंभ भी होता है साथियों, जिसका नाम ही क्या है? जिसका नाम ही क्या है? मीडिया। चाहे प्रिंट मीडिया हो, अखबार वगैरह, चाहे डिजिटल मीडिया हो, न्यूज चैनल वगैरह, ये चौथा स्तंभ है। क्योंकि ये नजर रखते हैं कि सरकार कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही, उसकी जानकारी पब्लिक तक तत्काल में पहुंचाना इनका काम है। तो ये सरकार पर पाबंदियां लगा के रखते हैं। पाबंदियां, क्योंकि भाई हमें तो पता ही नहीं चलता अगर ये प्रिंट मीडिया ना हो, ये न्यूज चैनल ना हो, कि सरकार क्या काम कर रही है। कैसे पता चलेगा? यही तो बता रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और एक बात कह देता हूं, कल तक सभी बालक सोचते होंगे कि सर ये जो विधानमंडल लिखा है इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, विधानमंडल तो राज्यों में होता है। मेरे भाई ये वही शब्द है जैसे आपका नाम 10th 12th में कागजों में राकेश है, घर में आपसे बंटी कहते हैं। आई बात समझ में? तो जो राज्य विधानमंडल है, मैं उसे राज्य की संसद भी कह सकता हूं। मैं उसे राज्य की संसद कह दूं, कोई मुझे गलत साबित करके दिखा दे। भाई अगर आ गया कि राज्य की संसद में कौन कौन शामिल है, भाई राज्यपाल है, विधानसभा है, और कहीं कहीं विधान परिषद भी है। ठीक, या फिर केंद्र के विधानमंडल में आप संसद को लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कहते हो ना संसद को। भाई संसद क्या करती है? केंद्र के लिए कानून बनाती है। राज्य विधानमंडल क्या करता है? राज्यों के लिए कानून बना रहा है। बना तो कानून ही रहे ना। और कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है? विधायिका। तो मैं संसद को क्या भी कह सकता हूं? केंद्रीय विधायिका। संसद को क्या भी कह सकता हूं? केंद्रीय व्यवस्थापिका।
या केंद्रीय विधानमंडल। और केंद्र को संघ भी कहते हैं, तो संघीय विधायिका, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय विधानमंडल, ये संसद के ही नाम है। ऐसे ही राज्य विधानमंडल जो आपके दिमाग में चलता है मेरे साथियों, उसे मैं क्या भी कह सकता हूं, राज्य विधायिका या राज्य व्यवस्थापिका या राज्य विधानमंडल या राज्य की संसद, कुछ भी कह सकता हूं। बताओ समझ में आया? चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? और जो भी बालक रिकॉर्डेड देखते हो भाई, उनसे भी कहूंगा लाइव आके देखो, ठीक, जिससे कि आपको कोई भी चीज अगर दिक्कत, समस्या, परेशानी महसूस होती है आप पूछ पाए, क्योंकि मैं शब्दों का फेर खत्म करना चाहता हूं। आपने जो शब्द रट्टाफिकेशन अपने दिमाग में डाला है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिपिकल आता है, खतरनाक क्वेश्चन आएगा मेरे साथियों। मैंने क्वेश्चनों के दर्शन आपको कराए थे पहली क्लास की शुरुआत में कि ये लेवल रहने वाला है आपके एग्जाम में। अब इस लेवल को अचीव करना है तो शब्द एकदम पानी की तरह क्लियर होने चाहिए कि हाँ जी इसका मतलब ये होता है, ये हम आसानी से कर पाएंगे। जब शब्द ही क्लियर नहीं होंगे, कितना भी रट लेना, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको उन बच्चों से आगे लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है, ईमानदारी से। आप मुझसे ना सही लेकिन खुद से वादा करें ईमानदारी से कि हां मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा पढ़ने में। आप खुद से इतना वादा कर दें, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ाने में जी जान लगा दूंगा, एक एक चीज आपकी क्लियर कराता हुआ चलूंगा जो भी आपके एग्जाम के लिए खास है। ठीक है, बस मेहनत कर दे साथियों, मेहनत से पीछे मत हटना। देखो नौकरी 2 स्टार वाली कम से कम जो नौकरी है वो मेहनत से मिलती है, मेहनत से। मेहनत, तप चाहिए, तप, तपस्या। जिसकी तपस्या जितनी खतरनाक होगी ना मेरे साथियों, उतना ही बेड़ा पार लगने वाला है। ठीक है, तो मिलता हूं कल। आज तक के लिए यही विदाई चाहता हूं, और जो भी बालक रिकॉर्डेड देखते हो उनसे यही कहूंगा लाइव आए, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। और सभी भाइयों को बता दो, संविधान और मूल विधि यहां से बेहतर कहीं नहीं मिलेगी। चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो, एक बार पढ़ के देख ले, आनंद ना आए तो कहना। जय हिंद।